नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में जब से नई सरकार बनी है, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही जो पद होते हैं, वहां पे 3 जो मिनिस्टर उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियां जो हैं वो किसी एक नेता के झोली में गिर रही हैं और वो हैं अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो कि 2022 से पहले जांच के घेरे में ऐसे फंसे थे कि निकलना मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब एक के बाद एक जो उन पर आरोप थे वो खारिज होते जा रहे हैं और उन्हें क्लीन चिट मिलती जा रही है। आपको एक ताजा खबर जो है हम देने जा रहे हैं। दिल्ली के ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से जो उन पर 2021 में जो बेनामी संपत्ति को लेकर के जो तमाम आरोप लगे थे, अब उस पर उन्हें राहत मिल गई है। करीब 1000 करोड़ के आसपास जो है ये मामला बताया जा रहा है और पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। देखिए, अभी अजीत पवार को जो है वो तो क्लीन चिट मिल गई है, उनका तमाम जो आरोप थे वो खारिज हो गए हैं और उनके जो तमाम बेनामी संपत्ति का मामला था वो भी जो है रिलीज करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों को अजीत पवार और उनके परिवार से जोड़ते थे। हालांकि न्यायाधिकरण ने इन दावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। ये अभी की बात बता रहा हूँ, ये तो जो अभी फैसला आया है। अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनित्रा पवार और बेटे पार्थ पवार, ये जो तीनों फैमिली मेंबर हैं इनके, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने ट्रिब्यूनल के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अधिवक्ता पाटिल ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम की योजना का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल को यह समझाया कि पवार परिवार निर्दोष है और उन्हें बिना किसी सबूत के कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता। ये मामला 2021 से चल रहा है, 2024 आ गया। देखिए, अब फैसला जो है वो आया हुआ है और ये फैसला भी ऐसे समय पर आया है जब अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की जो है वो 6ठी बार जो है वो शपथ ले रहे हैं, लिया उन्होंने, और तब ये फैसला आया है। 5 नवंबर 2024 को न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा दायर एक अपील को खारिज करके अपने रुख की पुष्टि की, जिसमें जिसमें उनका पिछला फैसला बरकरार रहा। इस फैसले से आयकर अधिकारियों द्वारा पहले जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है। तो ये पूरा जो मामला है, ये इसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको बता दें कि 2021 में 1000 करोड़ की संपत्ति की जो सीज की गई थी, और बता दें कि अक्टूबर 2021 में अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम यानी पीबीपीपी के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति सीज की। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र और मुंबई में अजीत पवार से जुड़े लोगों के आवासों, कार्यालयों की तलाशी शामिल थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, बहनें, करीबी सहयोगी शामिल थे। ये सब शामिल थे। हालांकि सूत्रों ने कहा कि इनमें से कोई भी संपत्ति सीधे एनसीपी नेता के नाम पर पंजीकृत नहीं थी, रजिस्टर नहीं थी। ये संपत्ति उस समय सीज की गई थी। आपको बता दें कि कुर्क जो की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के सतारा में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री थी, मुंबई में एक आधिकारिक परिसर था, दिल्ली का एक फ्लैट था, गोवा में एक रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर जमीन के टुकड़े शामिल थे, जो तमाम चीजें सील की गई थी। उसी साल आयकर विभाग ने मुंबई में 2 रियल एस्टेट कारोबारी समूहों और अजीत पवार के रिश्तेदारों के कथित तौर पर जुड़ी कुछ संस्थाओं पर भी छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय का पता लगाया था। तो ये तमाम जो घटनाक्रम घटा है, जो तमाम मैंने आपको डिटेल बताई, ये डिटेल साल 2024 में जब डिप्टी सीएम बन रहे थे उस दरमियान ये फैसला आया। और एक तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, कि नई सरकार बनते ही ऐसा लग रहा है कि खुशियां जो है वो किसी ऐसे एक नेता की झोली में जा रही हैं, तो वो अजीत पवार है। अब देखिए, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, और कई बार तो जानकार ये भी कहते हैं कि 2022 के बाद से जो है अजीत पवार के सितारे जो है वो गर्दिश में से बाहर आए हैं। उससे पहले उनके सितारे गर्दिश में थे। बहुत सारी जांच की जो आंच है वो उनके ऊपर मंडरा रही थी और चल रही थी लगातार। हमने आपको बता ही दिया कि कैसे छापेमारी की गई थी। 1000 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी है, जो रिपोर्ट्स में आ रही है कि उन्हें सीज किया गया था। लेकिन अब फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है और अब जो है उन्हें जांच के दायरे से जो है वो बाहर कर दिया गया। तो ये तमाम खबर जो है अब सुर्खियां बन रही हैं। और बता दें आपको कि महाराष्ट्र में अब जो है वो 5:30 बजे जब शपथ समारोह हुआ था, जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री
जो है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे, अजित पवार दोनों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। और इसके बाद जो है ये खबर आई कि इसके बाद ये फैसला आया जो अजित पवार के हक में गया। तो बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है वैसे अजित पवार के लिए। और आपको बता दें कि अभी भी कई सारी ऐसी बातें हैं महाराष्ट्र की सियासत में जो अभी सामने आने बाकी हैं। ये तो रिपोर्ट मैंने आपको बताई अजित पवार के बारे में कि कैसे पहले उनके ऊपर सारे जो है आरोप थे, लेकिन फिर कैसे एक-एक करके सारे आरोप जो हैं वो अब उनके ऊपर से हटते जा रहे हैं, और जो खबरें आ रही हैं वो हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। अब अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लें थोड़ी-सी, तो अभी भी बात अगर हम करें एकनाथ शिंदे की, तो अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को अब नहीं देने वाली, और गृह मंत्रालय वो बीजेपी के पास ही होगा, यानी सीएम जो बीजेपी के हैं देवेंद्र फडणवीस, अब गृह मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखेगी, ऐसी खबरें आ रही है। तो यानी कि एकनाथ शिंदे के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं, और एकनाथ शिंदे आगे क्या करेंगे, और ये जो महायुति की जो सरकार बनी है, जो बहुमत के बाद भी जो इतनी बड़ी बहुमत के बाद सरकार बनी है, वो कितने दिन चलेगी, इसको लेकर के भी जानकार जो है वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो सहयोगी दल के जो प्रमुख नेता हैं, उनके मन मुताबिक विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, और जो वो विभाग मांग रहे थे वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या असंतोष की भावना जो प्रमुख नेता उनके अंदर और उनके पार्टी के जो सीनियर नेता है, क्या उनके भीतर उत्पन्न होगी, तो क्या ये आगे चल के कोई, जिसे कहते हैं कि अगर लंबा कोई चीज चलना हो तो सबको साथ मिला के चलना पड़ता है, सबके मन की बात सुननी पड़ती है, और यहाँ पर अगर मन की बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या ये सरकार लंबा चलने वाली है, इसको लेकर के भी जानकार अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी राय जो है वो दे रहे हैं। लेकिन यही है कि सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ के बाद अब सबकी नजरें विभागों पर है कि विभाग का बंटवारा कैसे होता है, किसको कितना मंत्रिमंडल में पद जो है, किस पार्टी के नेताओं को कितना दिया जाता है, उसको लेकर के बातचीत जो है वो चल रही है। तो ये ताजा जो खबर है, जो अपडेट है महाराष्ट्र से, वो हमने आपको बताई। और इसके बाद भी आप देखिएगा कि एकनाथ शिंदे की जो मीटिंग्स हैं वो अपने नेताओं के साथ लगातार मीटिंग चल रही थी, और ऐसी खबरें आई कि एकनाथ शिंदे को जो है डिप्टी सीएम पद ले लेना चाहिए। ये बात जो है उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उन्हें समझाया, क्योंकि सरकार में रहकर बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, और एक एक मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से भी की गई कि देखिए हमने भी साथ में रखा हुआ है सब सहयोगियों को। और इसी तरीके से एकनाथ शिंदे जो है, क्योंकि अब वो जानते हैं कि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव भी हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की जरूरत बीएमसी को, बीजेपी को माफ कीजिएगा, है। और ऐसे में वो चाहते हैं कि इस चीज का कहीं ना कहीं कुछ फायदा उठा करके एक प्रेशर की राजनीति जो है वो की जाए। लेकिन ये कितना काम करेगी कितना नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।